Hello everybody, this is Neeraj Pandey, your political science teacher. Student, today we will continue our topic in judiciary chapter. Our topic is judicial activism. Activism क्या होता है? मेन चीज आती है कि एक्टिविज्म कहते किसे हैं। तो ये तो हमको पता लगता है कि जो जुडिशियल लिखा हुआ है तो यहाँ पर तो हमको पता है कि न्याय से संबंधित है, जिसको हम न्यायिक बोलते हैं। और बेटा एक्टिविज्म की जब बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता, इसका टॉपिक का हिंदी मीनिंग हो गया न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता कहने का मतलब क्या है? देखिएगा, एक टॉपिक मैंने यहाँ पे और लिखा है, उसको ध्यान रखेंगे। लिखा है PIL। अब PIL क्या होता है और इसका रिलेशन क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म से? तो यहाँ पे हम PIL की अगर हम फुल फॉर्म को देखते हैं तो ये इसका अर्थ होता है पब्लिक लिटिगेशन और आई से इंटरेस्ट। तो PIL की फुल फॉर्म हो गई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये होता क्या? देखिएगा, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, इससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हमको जरूरत क्यों पड़ी? Why do we need a independent judiciary in our country? ये हमारा पहला टॉपिक था, वो हमने आपको बता दिया था। स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और आज ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म, और इसके बाद लास्ट होगा जुडिशियल ओवररीच। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो भाई कोई भी मनमानी तरीके से अपना कार्य नहीं करता। हमारे लिए हमारे देश की सरकार ने हमको खाने पीने रहने सब चीज की आजादी दी, लेकिन हमारे लिए फिर भी कहीं ना कहीं एक न्याय जैसे शब्द की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि कल को अगर हमारा कोई शोषण करता है, कोई हमको दबाता है, कोई हमें अपने तरीके से काम नहीं करने देता है, तो वहां पर हमें न्याय मिले। उस न्याय के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया सुप्रीम कोर्ट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सबके लिए खाने पीने की हर चीज की आजादी दी गई, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी पावरफुल चीजें होती हैं जो छोटे व्यक्तियों को दबा लेती हैं, या कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं कि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज में रहते हैं, वो भी एक पार्ट्स हैं हमारे समाज का इम्पोर्टेंट, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एक मिडिल क्लास फैमिली का मेंबर हो सकता है कि उनके पास इतना समय ना हो, उनके पास इतना पैसा ना हो, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना ना चाहें, तो वो लोग इन कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप को मान चुके होते हैं कि भाई हम गरीब हैं और पावरफुल लोग हमको दबा के रखेंगे, तो हमें जैसे हम रह रहे हैं हमको वैसे रहना चाहिए। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया, और ये हमारे देश के जज थे P.N. भगवती। याद रखिएगा, P.N. भगवती was the founder of public interest litigation in 1979। जब मोरारजी देसाई की सरकार हमारे देश में थी, जनता पार्टी की सरकार, उस समय PIL को लाया गया। कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने समाज में कुछ बुरा देख रहे हैं, किसी गरीब को दबाए हुए लोगों को देख रहे हैं कि भाई किसी ने किसी को दबा लिया, ये किसी ने फंडामेंटल राइट्स को हमारी छीन लिया, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया, तो भले ही वो हमसे संबंधित हो या ना हो, हम उसके बात को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। उसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम कहते हैं लोक हित का मुकदमा। अब बात ये करते हैं कि भाई हम ये कहते हैं कि हमारा मैटर नहीं है, हम दूसरे की बात को वहां तक क्यों पहुंचाएं? ये नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट भी कहीं कहते हैं तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम क्यों लाए इस मैटर के लिए? तो इसीलिए P.N. भगवती ने PIL लाई, अर्थात लोक हित को देखते हुए, जनता के हित को देखते हुए, जो समाज में पुअर कंडीशन में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, उनकी बातों को भी लोग वहां तक पहुंचा सके और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन ले सके। इसीलिए PIL हमारे देश में लाया गया।
कहने का मतलब जैसे कि हम लोग ये कह देते हैं कि जब हमें कोई जरूरत होगी तभी तो हम न्याय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। या फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं भाई हम एकदम सही, हम हॉस्पिटल क्यों जाए, या मान लीजिए हम बिल्कुल सही हो, हम सोचे हॉस्पिटल जाओ 2 इंजेक्शन लगवा लें जाके, ऐसा तो होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है जब हमको जरूरत पड़ेगी तभी तो हम जाएंगे। लेकिन अगर हमको जरूरत नहीं है लेकिन हमारे समाज में और लोगों का शोषण हो रहा है तो उस हित को, उस पब्लिक इंटरेस्ट को हमें कोर्ट तक पहुँचाया, हमें कोर्ट तक पहुँचाना चाहिए और वहाँ कोर्ट उसका संज्ञान लेते हुए अपना फैसला देती है। जैसे आप देखते हैं प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील चलता है कि वे इंटरवल में बच्चों को खाना मिलता है, ये भी मुद्दा PIL से ही संबंधित था, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई लोग भूखे मर रहे हैं हमारे समाज में और लोग बड़े बड़े जो सेठ हैं वो अपने गोदामों में गेहूं चावल सब भरे हुए स्टोर करे हुए हैं कि महंगा करके बेचेंगे, अनाज सड़ रहे हैं गोदामों में। तो भाई उस समय सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया कि भी पब्लिक लिटिगेशन का मामला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ भी ये भी बात सही है कि लोग खाने बिना मर रहे हैं और आप लोग गेहूं और चावल को गोदाम में दबाए बैठे हो, तो इसीलिए वो सब चीजों को निकाल के भी एक जरूरतमंद व्यक्ति को मिले। तो मिड डे मील भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ही मुद्दा था। बात हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा कि हमारे अगर कोई अधिकारों को छीनता है तो आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडमेंट का काम करता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वहां पे हमारे अधिकारों को मिल जाता है। इसलिए हमारे मूल अधिकारों से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई हमारे मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता। अभी तक बात करते हैं जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं जुडिशियल एक्टिविज्म में कि इट हैज डेमोक्रेटाइज्ड जुडिशियल सिस्टम बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल्स बट आल्सो ग्रुप एक्सेस टू द कोर्ट। कहने का मतलब कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, जरूरी नहीं है कि वही कोर्ट तक हम पहुंचे, हमारे ऊपर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई और हम कोर्ट में पहुंच जाए। पब्लिक लिटिगेशन जब लाया गया तो इसका मतलब है लोक हित का मुकदमा। जो लोग ऐसे तबके के लोग हैं जो वहां तक नहीं पहुंच सकते, उनको न्याय नहीं मिल सकता और वो लोग दिन प्रतिदिन उनका शोषण हो रहा है, बड़े लोगों को दबा रहे हैं, तो चाहे वो भूखमरी की समस्या हो, चाहे वो गरीबी की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, चाहे मान लीजिए कोई भी सोशल इश्यू हो, तो उन सब चीजों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट की ओर खींचा जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी स्वयं अखबार में मैगजीन में पढ़ती है और इसके बाद स्वयं डिसीजन भी लेती है और सरकार एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को क्या करती है, डायरेक्शन देती है कि भाई ये गलत हो रहा है। तो ये सब PIL से संबंधित हो पाए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की स्थापना की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब हम बात करते हैं इट हैज पोस्ट एक्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। ये बल देती है, जोर देती है, फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स अर्थात ये बल देती है, जोर देती है किस चीज पर? अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो हमारे देश की कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसकी जवाबदेही पर कि भाई आप जवाबदेह हैं, ऐसा आपके शासन में क्यों हो रहा है, लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, लोगों के पास रहने को मकान क्यों नहीं है, लोगों को दबाया क्यों जा रहा है, मैनी डिफरेंसेस लेबर, मैनी प्रॉब्लम्स। तो ये भी याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये सब सरकार भी उस समय बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कभी भी अकाउंटेबिलिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट उससे सवाल पूछ सकती है। थर्ड आता है कि इट हैज आल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। पॉलिटिकल पार्टीज क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, जब हम उसमें रिफॉर्म की बात करते हैं बेटा, तो वहां पे हमने देखा, आपने एक स्टाम्प पेपर का नाम सुना, तो स्टाम्प कचहरी पर मिलता है ना, तो बस वही स्टाम्प की यहाँ बात आप समझ लीजिएगा। टॉपिक वही है, सब केवल आगे बढ़ते रहते हैं क्लास बाई क्लास। तो जो हम यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन की बात करते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे जो इलेक्शन है वो फ्री हो और फेयर हो, अर्थात साफ निष्पक्ष हो, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फाउंडेशन वहां लगा दिया। अब क्या लगा दिया गया कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं तो वे उनसे क्या करते हैं, कागजी कार्रवाई करवाते हैं। तो वहां पे उनसे स्टाम्प पे लिखवाया जाता है कि आप जब अपना नॉमिनेशन करा रहे हैं तो ये बताइए आपके पास प्रेजेंट में कितनी संपत्ति है, क्या बिल्डिंग्स है, क्या ज्वेलरी है आपके पास, कितना नगद कैश बैंक में है, कितनी आपके प्लॉट हैं, ये कितनी गाड़ियां हैं, ये सब एक ब्यौरा लिखा जाता है। और साथ ही साथ उसमें एक चीज और भी लिखी जाती है कि भी आपकी जमानत राशि भी जब्त हो जाएगी अगर आप इतने परसेंट कम वोट, अगर इतने परसेंट से अगर आपको कम वोट मिला।
तो ये सब चीजें क्या है बेटा कि यहाँ पे न्यायपालिका इंटरफियर करती है। फिर कल को भी हम ये भी तो देखें, आज आपके पास संपत्ति इतनी थी, जनता ने आपको जिता दिया और जिताने के बाद 5 साल के बाद आपकी 100 गुना संपत्ति हो गई, तो कहाँ से आई? इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया और जनता का पैसा चुराया या जनता का पैसा आपने लिया या हड़पा। तो इसीलिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है और इन सब चीजों में न्यायिक सक्रियता अर्थात हमारी जो न्यायपालिका है वो सक्रिय रहती है। तो यहाँ तक बेटा बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे जब हम कोई भी इलेक्शन आता है तो उससे पहले नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है। उस नॉमिनेशन फॉर्म में लोगों से एक डिक्लेरेशन दिया जाता है, एक पत्र भरवाया जाता है जिसमें जो भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, नॉमिनेट हो रहा है और उसने नॉमिनेशन भरने से पहले जब तक अपना पूरा ब्यौरा नहीं देगा तब तक वो मान्य भी नहीं होगा। And thanks for watching and see you in next video with the last topic of the chapter judicial overreach. After that we have finished the first book, Constitution Act. Thanks.